बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। वज़ारत दिफा ने ISI की मुबैना तज़हीक के खिलाफ शिकायत पैमरा को भिजवा दी। मोजज़े होने को हैं, कश्फो इल्हाम के इन लम्हों में सहाफ़ी तकसीम है। NQM अपने कारकुनों की जबरी गुमशुदगी पर सरापा एहतजाज थी कि अचानक हुकूमत में शामिल हो गई। ये फैसला कारकुनों को बचाने के लिए किया या मामला कुछ और है? जो कहीं नहीं मिलता वो पाकिस्तान में बिकता है। एयरपोर्ट भी, इंसान भी, इंसानों के आज़ा भी, सब बराए फरोख्त। माल लगाओ, जो चाहे ले जाओ। कराची में सरकारी भत्ताखोरी हद से बढ़ गई। आटा मिल मालिकान ने भत्ताखोरी के खिलाफ हड़ताल कर दी। कराची में आटा कामयाब हो सकता है। पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत इस वक्त एक कड़े इम्तिहान से गुजर रही है। वजारत दिफा जिसका कलमदान ख्वाजा आसिफ के पास है, ने पैमरा को ISI की तज़हीक के इल्जाम में एक शिकायत भिजवाई है। पैमरा की सरबराही इस वक्त परवेज राठौर के पास है। वजारत दिफा की दरखास्त पर गौर खौज किया जा रहा है और किसी भी वक्त मोजज़े रुनुमा होना शुरू हो सकते हैं। ये मुमकिन मोजज़ात उन्हीं मोजज़ों का तसलसल होंगे जो हम माजी करीब और माजी बईद में होते देख चुके हैं। जैसे पाकिस्तान के पहले सालों में रातों रात कोई मोजज़ा होता, सोते वक्त वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सोहरवर्दी होते और बेदार होते तो सिकंदर मिर्जा और अयूब खान के हाथों कोई मोजज़ा सरजद होता। साफ दिखाई देता कि अचानक हुसैन शहीद सोहरवर्दी पाकिस्तान के मंजर से छूमंतर हो जाते हैं। इसी तरह अयूब खान का काबीना में वज़ीर दिफा की हैसियत से शामिल होना भी एक मोजज़ा था और बाद में सिकंदर मिर्जा की उनके हाथों वतन बदरी भी एक मोजज़ा। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की अयूब खान के हाथों शिकस्त भी एक मोजज़ा। फिर देखते ही देखते याया खान के हाथों अयूब खान से अनाने इक़्तिदार की तहवील भी एक मोजज़ा। सकूत ढाका के सहाने के बावजूद इज्जत और तकरीम के तगमे याहिया खान के ताबूत से जुड़े रहना भी मोजज़ा। भुट्टो के खिलाफ धांधली की तहरीक का तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा में बदल जाना भी एक मोजज़ा। फिर एक कमजोर से मुकदमे में मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म का फांसी चढ़ जाना तो मोजज़ों में एक अजीम रोशन मोजज़ा। ये IJI का बनना, असम्बलियों का बन के टूटना, जनाब परवेज मुशर्रफ के जहाज का अगवा होना और इस अगवाकारी के दौरान वज़ीर आज़म का कैद हो जाना भी मोजज़ा। पाकिस्तान में तवातुर से जाहिर होने वाले मोजज़ों को कहते हैं कि 9 मार्च 2007 को नजर बद लग गई थी, मगर कुछ नुक्ताचीन मन गढ़ंत इल्जाम लगाते हैं कि यह नजर बद नहीं थी बल्कि ये वो मोजज़ा था जो इशफाक परवेज कियानी साहब के हाथों रूनुमा हुआ। इल्जाम तराशियां अपनी जगह, मगर यह तय है कि इस नजर बद की वजह से बहुत से अनचाहे अनासर पैदा हो गए, जिनमें सबसे पुरखार और तकलीफ दे अंसर आज़ादी इजहार का था, जिसने पाकिस्तान के इदारों को उनकी आईनी हुदूद तक महदूद रखने के मुतालबे की तरह डाली। यह आज़ादी एक तवील मगर सुस्त रो जिद्दोजहद का समर था। इस जिद्दोजहद ने पाकिस्तान में वो हालात पैदा कर दिए कि कहा जाने लगा कि अब पाकिस्तान में अगर कभी कोई गैर आईनी इक़दाम हुआ तो जमहूरियत की पहली डिफेंस लाइन मीडिया होगा। सहाफ़ियों ने जमहूरियत और दस्तूर से अपना जुनून और अपनी आशिकी साबित की, मगर अब उनकी जमहूरियत नवाजी और दस्तूर से आशिकी ज़ेरे सवाल है और इस आशिकी के साथ दर हकीकत मोजज़े रूनुमा होने वाले हैं। पैमरा वो मुर्दा घोड़ा है जो कभी किसी ने मुतहरिक नहीं देखा, अब इसके मुतहरिक होने का मोजज़ा होगा। कुछ सहाफ़ियों को चोरी की सजा मौत के देने के मिसदाक गद्दार करार दिया जाएगा। दूसरे लफ्जों में पाकिस्तान में गद्दारी उन पर साबित होगी जो आइन के वफादार हैं। वो नेक नाम ही रहेंगे जिनके दामन पर आइन से वफा न करने के दाग हैं। इन मुद्दात में दस्तूर नवाजों और जमहूरियत पसंदों के जनाजे उठेंगे और धूम से उठेंगे कि चल साथ के हसरत दिले महरूम से निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। मगर अलमिया यह है कि अहले सहाफत ने हक गोई की जो जंग मुत्तहिद होकर लड़ी थी, अब वो सहाफी तकसीम है। उसूल सहाफत के नाम पर, सहाफती आदाब के नाम पर एक दूसरे के मुकाबिल खड़े हैं और इस दौरान सहाफत की गर्दन एक तलवार के नीचे है। ये मोजज़ा जो होने जा रहा है अगर सच में रूनुमा हो गया तो फिर पाकिस्तान के करोड़ों आवाम अनदेखी महकूमी की दलदल में धंसते चले जाएंगे जिससे वो धीरे धीरे निकल रहे थे। सहाफियों और जमहूरियत पसंदों को मुत्तहिद होने की जरूरत है। अगर कोई समझे इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद दो नामवर सहाफी एंकर पर्संस जनाब तलत हुसैन और जनाब अबसार आलम, उनसे पूछते हैं कि अब किया क्या जाए। अबसार आलम साहब ये फरमाइए कि सहाफी तकसीम क्यों हो चुके हैं अब? देखिए, इसमें सबसे बड़ी वजह तो हसद की है और एक पेशा वराना मुकाबला होता था, बड़ा सेहतमंदाना, हम भी करते रहे हैं, हमारे दौर में भी होता है। लेकिन अब लगता है कि कुछ ऐसी एक क्रॉप आ गई है नए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ख़ास तौर पे, जिनको दूसरे लोगों की कामयाबी से वो मेरा ख़्याल है कि काफ़ी उनकी नींदें ख़राब हो जाती हैं और फिर वो उनके बराबर आने के लिए, उनसे आगे निकलने के लिए वो जो कुछ कर सकते हैं वो करते हैं और बदकिस्मती से अखलाकियात का इसमें जनाजा निकल चुका है। और मुझे बहुत अफसोस है कि इस वक्त जबकि अब हमें कुर्बानियाँ इतनी दी हैं अपनी आज़ादी इजहार राय के लिए, पिछले कई दिहाइयों से मुख्तलिफ नस्लें
सहाफ़ियों की कुर्बानियाँ देती रही हैं। हमें लगता था कि हमारे बेहतर दिन आ गए हैं और अब हम में जो हमारे अंदर अपनी कमज़ोरियाँ जो नज़र भी आ रही हैं उसको हम खुद भी तनकीद का निशाना भी बनाते हैं, वो बेहतर करेंगे और हमारी आज़ादी की तरफ कोई हाथ नहीं उठेगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो हाथ उठ चुका है और वो यही वो आमराना हाथ है जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हमने देखा। अभी भी आप देख लें टीवी चैनल्स को बंद करवाने के वही हथकंडे शुरू हो चुके हैं एक जमहूरी हुकूमत के दौर में जो कि एक आमिर के दौर में होते थे। और इसके पीछे जो साजिश है वो मैं उसामा आपके साथ और कौम के साथ बिल्कुल सच बोलूँगा कि एक बाकायदा अब मेरा ख्याल है हामिद मीर पे जो हमला हुआ था उसके बाद जो वाक़यात हुए हैं ये अब एक साजिश शुरू हो गई है बाकायदा इस मुल्क में जमहूरियत के ख़िलाफ़ और एक सिविलियन हुकूमत के ख़िलाफ़। या तो सिविलियन हुकूमत को अब ये फैसला करना पड़ेगा खड़े होकर कि इस मुल्क पर आइन की हुकूमत होगी या उन्हीं छुपे हाथों की जो पहले भी इस आइन की खिलाफ वर्जी करते रहे हैं। और अगर पैमरा के पास केस जा चुका है तो अब वो खुफिया हाथ हथियारों के ज़रिए बंदूकों के ज़रिए आज़ादी इजहार राय को ख़त्म करने पे बंद करने पे उसी तरह क्यों तुले हुए हैं जो परवेज़ मुशर्रफ की रवायत है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि परवेज़ मुशर्रफ की रवायात अभी चल रही हैं और उन रवायात को मानने वाले भी अभी उतने ही मजबूत हैं। तलत हुसैन साहब, आपको भी क्या साजिश नजर आ रही है इस सारे मामले में? मुझे तो फ़िलहाल साजिश नज़र नहीं आ रही, मुझे तो कुछ हक़ाइक़ नज़र आ रहे हैं। उसकी तशरीह मुख्तलिफ हो सकती है, नुक्ता नज़र का फ़र्क हो सकता है, तज्ज़ियाती पैराए का फ़र्क हो सकता है, लेकिन हक़ाइक़ काफ़ी वाज़ेह हैं। आपने नफाक की बात की, मैं इत्तेहाद की बात करता हूँ। मेरे ख़्याल में सहाफ़ी बिरादरी ने जिस तरह हामिद मीर पर हमले के बाद मुल्क गिर एहतजाज किया उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सहाफ़ी कितने मुतहद खड़े हैं। किसी ने अपने चैनल की अपने अखबार की परवाह नहीं की, तमाम लोगों ने इकट्ठे होकर यकजुबान होकर इसकी मज़म्मत की। सियासी जो क़यादत है उसने भी अपनी तरफ से हिस्सा डाला, वज़ीर आज़म का हामिद मीर के पास जाना, उसके बाद तमाम असम्बलीज़ के अंदर मज़म्मती करारदादों का पेश होना, सिविल सोसाइटी की तरफ से कंडमनेशन आना। और ये वो तसलसल है उसामा जो हम पिछले कई वाक़यात में देख चुके हैं। बदकिस्मती से बाज़ वाक़यात के अंदर जिस कंपटीशन का जिक्र अभी किया अबसार ने, उसकी आपको झलक नज़र आई और सहाफ़ियों के नाम लेने से चैनल्स गुरेज करते रहे। लेकिन उस गुरेज से कता नज़र प्रेस क्लब्स और हमारे जो नुमाइंदगान हैं उन सब ने यकजुबान होकर हमेशा सहाफ़ियों पर हमलों की और खामखा की तनकीद की और धमकियों की मज़म्मत की है और वो मुत्तहिद खड़े हैं। तो मैं तो इत्तेहाद की तरफ देख रहा हूँ। मेरे ख्याल में इत्तेहाद आपको नज़र आता है। नफाक कहाँ पर नज़र आता है? देखिए, हमने हमेशा जो मीडिया में काम करते हैं बड़ी क्लियर डिस्टिंक्शन की है हमारे सहाफ़ियाना हकूक़ और जो मालिकान हैं उनके कमर्शियल इंटरेस्ट के अंदर। मुझे लगता यूँ है कि जो मालिकान के कमर्शियल इंटरेस्ट हैं उनकी जंग यकीनन जारी है। पहले किसी और तरीके से जारी होती थी, अब किसी और तरीके से जारी है। इस जंग में बाज़ सहाफ़ी आलाकार भी बने हैं। आपको जो आलाकार हैं उनके नाम भी पता है, चेहरे भी पता हैं और ये दोनों तरफ से मामला चल रहा है। अब जहाँ तक पैमरा की तरफ से नोटिस जाने का है, कल आपने वज़ीर दाखिला की तकरीर सुन ली सेनेट के फ्लोर के ऊपर। उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की, जियो चैनल की ऊपर जो ट्रांसमिशन चली उसको तनकीद का निशाना बनाया और उसके बाद ये जो शिकायत है ISI की तरफ से जनरेट हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से होती हुई पैमरा के पास गई है और सिविलियन हुकूमत की छाप इसके ऊपर लगी हुई है। पैमरा के अंदर ऑर्डिनेंस बड़ा क्लियर है, मैंने तो उसको बार बार पढ़ा, अमेंडेड ऑर्डिनेंस को भी पढ़ा। लाइसेंस लेने की जो का मयार है उसको भी मैंने देखा, उसमें बड़े वाज़ेह अंदाज से लिखा हुआ है कि बाज़ हदों को आप नहीं फलांग सकते और आपके खिलाफ शिकायत का हक दूसरी पार्टी को हासिल है और शिकायत के ऊपर आपका लाइसेंस दूसरे सजाओं की तरह उसको मुनक़ता किया जा सकता है। तो मैं तो इसको ज़रा नैरो रखूँगा, मैं इसको एक्सपैंड नहीं करूँगा। मेरे पास साजिश वाली मालूमात जब सामने आएंगी तो मैं आपके सामने ले आऊँगा। जी, ये बताइए अफसार आलम साहब के कहा जा रहा है कि आप जर्नलिस्ट को साइड नहीं लेनी चाहिए, ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? देखिए, जो राय होती है उसमें तो आपको राय तो देनी पड़ती है, खबर में साइड नहीं लेनी चाहिए। लेकिन राय जब आप देंगे, अब आप इस वक्त मुझसे पूछेंगे कि ये इस वक्त इस कमरे में आपको वेदर कैसा महसूस हो रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ी ठंड लग रही है मुझे, तो ये मेरी राय हो गई। अब हो सकता है किसी बंदे को जो कैमरे के पीछे खड़ा है उसको ये ठंड ना लग रही हो, तो राय तो ये है। लेकिन रात है, लाइट्स चल रही हैं, ये फैक्ट्स हैं। तो मेरा ख्याल है फैक्ट्स ख़बर में होने चाहिए, उसमें कोई
राय नहीं होनी चाहिए। राय जहाँ तक है उसमें आप किसी की साइड लेते हैं अपनी अपनी ईमानदारी से, वो गलत हो सकती है आपकी राय, लेकिन अगर आप ईमानदारी से लेते हैं तो उसमें मेरा ख्याल है कोई अभाम या उससे कोई मसला पैदा नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक ये मैंने साजिश की बात की है ना, देखें अगर पैमरा के पास केस गया है तो मुझे बताएं कि ये क्यों ऐसे चैनल्स को बंद क्यों करवाया जा रहा है, एक चैनल को। मुझे ख़तरा ये महसूस हो रहा है, उसामा और तलत तो भी इस बात से शायद एग्री करें कि हमने ये दौर देखा हुआ है जब एक चैनल पे मुसीबत आती थी फिर दूसरे पे आती थी, और हम चैनल की बंदिश का अजाब भुगत चुके हैं। अब दोबारा वही 2007 का माहौल यहाँ नज़र आए इस जमहूरी हुकूमत के दौर में, तो मेरे लिए तो कम अज़ कम ये बड़ी एक ट्रेजरी है कि हम वापस उसी रास्ते पे चले गए हैं जिससे पूरी कौम को निकालने की कोशिश कर रहे थे। और जहाँ तक नफाक की बात है, इत्तफाक तो है कि अब हम मुजाहरे कर रहे हैं और हामिद मीर पे हमले को भी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये जितना बड़ा वाक़या हुआ है हमारा फोकस उस पर नहीं रहा, हामिद मीर पे। हम ज़्यादातर मीडिया या मीडिया के बहुत सारे नासिर का फोकस इस बात पे हुआ है कि हामिद मीर जो एक ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल में पड़ा है, उस गिरे हुए शख्स पे वार किए जा रहे हैं, उसको कह रहे हैं गद्दार है, उसके बाप को, मरहूम बाप के बारे में इस तरह की बातें करना, मतलब ये कोई इंसानी अखलाकियात भी होती हैं, हमारा मज़हब भी कुछ सिखाता है, हमारे अपनी सोसाइटी के भी कुछ रवायात हैं। किसी चीज़ का तो ख्याल करो, एक शख्स ने एक शख्स पे इल्ज़ाम लगा दिया, गलत हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये है कि हम इतना गंद इस माशरे में डाल दें, इतनी लड़ाई को बढ़ा दें कि फिर समेटना उसको मुश्किल ना हो जाए। अगर फ़र्ज़ करें किसी एक तरफ से गलती हुई है तो क्या दूसरी तरफ की जिम्मेदारी उस पर ख़त्म हो जाती है? 2 wrongs कैन मेक 1 right? बिल्कुल। दलत साहब, मेरे पास टाइम कम है, ये फरमाइए कि क्या अब हामिद मीर साहब जैसे लोगों को भी गद्दार कहा जाएगा, और कहीं ये पैमरा के पास जो दरखास्त गई है एक चैनल के बाद अगले चैनल्स भी तो बंद होना शुरू नहीं हो जाएंगे? ये खदशात का इजहार किया जा रहा है। देखिए, मैं अपने आप को महदूद रखूँगा उन हक़ाइक़ पर जो मेरे सामने हैं। पाकिस्तान में बहस का एक मसला ये बन गया है कि जब हम अपने जो फ़िक्र की उड़ान है उसको आसमानों तक ले जाते हैं। फ़िक्र हम सबको है, ख़दशे हम सबको हैं, लेकिन जो हक़ाइक़ है वो आपके सामने है। पैमरा अगर उसका ऑर्डिनेंस देखें तो उसके अंदर कोई भी पार्टी जो है ये दरख्वास्त दे सकती है। मुहरक़ात में मैं नहीं जाऊँगा, मुहरक़ात कुछ भी हो सकते हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है इस चीज़ का कि हामिद मीर, मेरे ख्याल में हामिद मीर के ऊपर मेन स्ट्रीम चैनल्स के अंदर एक आध प्रोग्राम जो है जिसका मैं बहुत मुखालिफ हूँ, और मैंने दूसरे चैनल्स के ऊपर उसका नाम भी लिया है कि इसके ऊपर पैमरा को इन्फोर्समेंट करनी चाहिए थी। आज से नहीं, बहुत अरसा पहले से नाविश कि उस प्रोग्राम के खिलाफ जो है या उस चैनल के खिलाफ जो एग्रीव्ड पार्टीज़ हैं वो चली जाती, लेकिन वो पार्टीज़ नहीं गई। यहाँ पर एक एग्रीव्ड पार्टी है ISI, उसने अपनी दरख्वास्त दी है। मैं निज़ाम के ऊपर भरोसा करते हुए और निज़ाम के जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं जिनके पास मैंडेट है उनकी अक्ल दानिश पर भरोसा करते हुए मैं इंतज़ार करूँगा कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। दोबारा मैं इसकी तरफ आऊँगा कि जो कमर्शियल इंटरेस्ट हैं उनके ऊपर इखलाकियात लागू नहीं होती। हामिद मीर के ऊपर जो ओछे हमले हुए हैं उनकी हमने मजम्मत की है। हामिद मीर के ऊपर संजीदा कातलाना हमला हुआ है, और मैं शुरू दिन से कहता चला आ रहा हूँ कि इसकी FIR तो दर्ज कराएं। अब FIR दर्ज हुई है, वो भी पुलिस ने FIR दर्ज करवाई है, तो उस चैनल को, तमाम मीडिया की बरादरी को, तमाम बहस को, कातलों को पकड़ने के ऊपर अपनी तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि हामिद मीर का चैनल जो है, क्या वो बहस को FIR के ऊपर मरकूज कर रहा है या एक बड़ी लड़ाई की तरफ के ऊपर मरकूज कर रहा है? तो मेरे ख्याल में हमें तस्वीर के दोनों रुखों के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। तलत हुसैन साहब और अबसार आलम साहब, दोनों सीनियर सहाफ़ी, बहुत बहुत शुक्रिया। फोकस हमारा जो है वो हमें कहीं डोलता नज़र आ रहा है। बहरहाल अब शो को नोटिस भी चला गया है इस वक्त पैमरा की जानिब से। चैनल को देखते हैं कि आगे क्या होता है। और दूसरी जानिब मुकदमा भी दर्ज हो गया है, लेकिन वो पुलिस की मुद्दत में दर्ज हुआ है। वो मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें हमला हुआ था हामिद मीर साहब पर। अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। NQM अपने कारकुनों की जबरी गुमशुदगी पर सरापा एहतजाज थी कि अचानक हुकूमत में शामिल हो गई। ये फैसला कारकुनों को बचाने के लिए किया या मामला कुछ और है?
एमक्यूएम 2 दिन पहले तक कराची में अपने कारकुनों की जबरी गुमशुदगियों पर सरापा एहतजाज थी। सफेद पोश एहलकारों से इस कदर आजिज थी कि हुकूमती इदारों से फारूक सत्तार भरे जलसे में पिछले दिनों मुखातिब थे और कह रहे थे कि वो दरमियान से हट जाएं, हम खुद ही इन सफेद पोशों से निमट लेंगे। लेकिन ये मामला अचानक धरे के धरे रह गए और एमक्यूएम ने हुकूमत में शमूलियत इख्तियार कर ली। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का ताल्लुक दरीना है और जो कम अज कम पिछले 5 साल में चंद वक्फों के अलावा मुसलसल कायम रहा, मगर इस दौरान एमक्यूएम चंद मामलात पर उसूली मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए हुकूमत से अलहदा हो गई, लेकिन फिर दोबारा हुकूमत में शामिल हो गई। लोग कहते हैं कि यह जादू रहमान मलिक का हुआ करता था, लेकिन एमक्यूएम वाले दबे लफ्जों में कहते थे कि अगर हुकूमत में ना जाएं तो क्या अपने लोगों और कारकुनों हमदर्दों को कत्ल करवाते रहें। अगर तारीखें निकाल कर देखा जाए तो कराची में कटी पहाड़ी समेत बहुत से मकामात पर अचानक कत्ल गारत उन दिनों शुरू हो जाया करती थी जिन दिनों एमक्यूएम हुकूमत से अलहदा हुआ करती थी। एमक्यूएम मौजूदा दौर में हुकूमत में शामिल नहीं हुई तो कराची ऑपरेशन की बुनियाद रख दी गई। इस ऑपरेशन पर जिस कदर एतराजात और ज्यादतियों का हवाला एमक्यूएम की तरफ से सामने आया, वो शिद्दत किसी और जमात की तरफ से देखी गई और ना ही सुनी गई। लिहाजा एक मफरूजा यह है कि एमक्यूएम जबर से बचने के लिए हुकूमत में आई है। अगर ये मफरूजा दुरुस्त है तो फिर सवाल है कि माजी का मामला अलग, लेकिन मौजूदा दौर में पीपल्स पार्टी को ऐसी क्या मजबूरी है कि वो एमक्यूएम को अपने साथ मिलाने के लिए हरबे इस्तेमाल करे। और सवाल ये भी अहम है कि सूबे में हुकूमत में शमूलियत से क्या एमक्यूएम को सिंध की गवर्नर से हाथ तो नहीं धोना पड़ेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुल्क के मारूफ सहाफी, सीनियर निगार और कराची की सियासत पर गहरी नजर रखने वाले जनाब इदरीस बख्तियार। इनसे बात करते हैं। इदरीस बख्तियार साहब, क्या एमक्यूएम हुकूमत में अपने कारकुनों को बचाने के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आई है? जी उसामा साहब, एक मामला तो ये भी है कि एमक्यूएम के साथ जो कुछ हो रहा था और जिस तरह एमक्यूएम प्रोटेस्ट कर रही थी, वो भी एक मामला है जिसकी वजह से एमक्यूएम ने हुकूमत ज्वाइन की है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे मामलात हैं और ये मामलात बहुत अरसे से डिस्कस हो रहे थे, मुज़ाकरात हो रहे थे गवर्नर इशरतुल इबाद के दरमियान। वो इसमें ख़ास अहम रोल उन्होंने अदा किया। अल्ताफ़ हुसैन और आसिफ अली ज़रदारी के दरमियान बातचीत होती रही खासे दिनों से, और ये पिछले काफ़ी दिन हो गए जब ये ख़बरें आना शुरू हो गई थी कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी फिर मुत्तहिद होने वाले हैं। बीच में अचानक फिर टेंशन बढ़ गई जो शायद बराह रास्त पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं थी। जैसा आपने तज़किरा किया कि सफ़ेद पोशों के हवाले से फारूक सत्तार साहब ने कोई बयान दिए और असम्बली में भी प्रोटेस्ट होता रहा, तो ये बराह रास्त पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ शायद नहीं था, बल्कि उन एजेंसियों के ख़िलाफ़ था जो पिछले दिनों यहाँ काफ़ी एक्टिव रही हैं और उन्होंने एमक्यूएम के बहुत सारे लोगों को गिरफ़्तार भी किया और जो कराची ऑपरेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या अब ये शिकायत दूर हो जाएंगी हुकूमत में आने से और कराची ऑपरेशन पर क्या असरात होंगे इस इत्तेहाद के? मेरा ख्याल ये है कि कराची ऑपरेशन पे तो कोई ख़ास असरात नहीं होंगे, क्योंकि कराची ऑपरेशन एक अब ऐसा मामला बन गया है जिसमें वज़ीर आज़म भी दिलचस्पी लेते हैं। पिछले दिनों भी जब वो कराची आए तो उस वक्त भी उन्होंने बार बार कराची ऑपरेशन का हवाला दिया और बार बार कराची ऑपरेशन के रिपोर्ट्स वो लेते रहते हैं। कराची में जिस तरह की अमन अमान की सूरत हाल है और यहाँ स्ट्रीट क्राइम, टारगेट किलिंग, ये सब जिस तरह हो रहे हैं, उसमें बहुत ज़रूरी तो यही है कि कराची ऑपरेशन जारी रहे और जो क्रिमिनल्स हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। ये काम तो मेरा ख्याल है जारी रहेगा। उसमें थोड़ी बहुत शायद इस तरह की जो एमक्यूएम की शिकायत हैं कि उसके कारकुनों को गिरफ़्तार करके और उन्हें बाज़ लोगों को हलाक भी किया गया, अब जो माजी में भी होता रहा, जिस तरह से मावरे अदालत कत्ल होते रहे, तो उसमें शायद कुछ कमी आ जाए। लेकिन जहाँ तक क्रिमिनल्स की गिरफ़्तारी का मामला है और जिन लोगों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन ख़ास तौर पे किया जा रहा है, जो शहर में मुस्तकिल क्राइम कर रहे हैं, वो ऑपरेशन जारी रहेगा, उस पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा। हमने देखा कि हुकूमत में नहीं थी एमक्यूएम तो कराची ऑपरेशन शुरू किया गया। इससे पहले कत्ल गारत बहुत रही जब इत्तेहाद था उस वक्त। तो अब क्या फिर से जो मुखालिफ कुव्वतें हैं मुतहरिक हो गई हैं? आज अचानक से 8 अफराद कत्ल हो जाते हैं कराची में, कल अभी इत्तेहाद हुआ है। अगर आप पिछले एक आध 2 हफ्तों के आदाद शुमार देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कराची में आज 10 लोग कत्ल हुए, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले इससे ज़्यादा लोग, 17 लोग गालिबन मारे जा चुके थे। ये जो एक
टारगेट किलिंग और उसके साथ बीच में जो आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ इदारों का और मुख्तलिफ जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उनकी जो कार्रवाई है उसकी वजह से अचानक ये फिगर एकदम बढ़ जाता है। अचानक बहुत सारे लोग मारे जाने शुरू हो जाते हैं कराची में। इसका कोई MQM का हुकूमत ज्वाइन करने से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि आज MQM ने कल हुकूमत ज्वाइन की और आज 10 लोग मारे गए। ये टारगेट किलिंग मुसलसल जारी है और इसीलिए बार बार ये बात कही जा रही है कि ऑपरेशन जारी रहना चाहिए और वो जो क्रिमिनल्स हैं, जो एक्टिव क्रिमिनल्स हैं, जो इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस हैं, उनको लाजमन कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। आखिर में इदरीस साहब ये फरमाइएगा कि क्या गवर्नर भी MQM के पास रहेगी? इशरत इल्बाद साहब भी गवर्नर रहेंगे सिंध में? इशरत इल्बाद साहब ने वैसे तो इस सारे मामले में जो जिसका एक नतीजा हमने कल देखा कि मुत्तहिदा पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में शामिल हो गई, बहुत अहम किरदार अदा किया और उसकी एक वजह ख़ास तौर पर यह थी कि तरक्याती फ़ंड्स का मामला था। कराची में तरक्याती काम पिछले 5 साल में भी बहुत कम हुए और अब भी जो फंड्स हैं वो पूरी तरह रिलीज़ नहीं किए जाते। ये एक ख़ास कंसर्न था MQM का और डॉक्टर इशरतुल इबाद का। डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब खासे इसमें एक्टिव रहे हैं। ये अफवाहें बहरहाल हैं कि शायद डॉक्टर इशरतुल इबाद गवर्नर ना रहें और मुस्लिम लीग नून किसी और को गवर्नर ना यहाँ पर मुकर्रर कर दे। मुख्तसर फरमाइएगा कि कोशिश किसकी ज़्यादा थी, MQM की या पीपल्स पार्टी की इस इत्तेहाद के लिए? मेरा ख्याल है दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग दोनों के दरमियान पहले भी रही है, जिसमें बीच बीच में कुछ ना कुछ रखने पड़ते रहते हैं, लेकिन दोनों के दरमियान मुज़ाकरात होते रहे हैं। दुबई में बहुत मुज़ाकरात हुए, तो दोनों में ये दिलचस्पी थी कि हुकूमत में शामिल हो जाएं और इत्तेहाद कर लें। सही, बहुत बहुत शुक्रिया इदरीस बख्तियार साहब, सीनियर दानिश पर आपने हमें वक्त दिया। कराची ऑपरेशन पर इस इत्तेहाद से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और अफवाहें हैं कि शायद अब इशरत इल्बाद साहब गवर्नर ना रहें, मुस्लिम लीग नून अपना गवर्नर भी ला सकती है। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। जो कहीं नहीं मिलता वो पाकिस्तान में बिकता है। एयरपोर्ट भी, इंसान भी, इंसानों के आज़ा भी, सब बराए फरोख्त। माल लगाओ, जो चाहे ले जाओ। बलूचिस्तान महकमा जंगलात और जंगली हयात के फॉरेस्ट ऑफिसर जाफर बलोच भी भोले बादशाह हैं। वो ऐसे के जनाब ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें लिखा है कि सऊदी शहजादे फाद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने इस साल 11 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक बलूचिस्तान के शहर चागी में 2100 नायाब परिंदों का शिकार किया, वो भी गैर कानूनी तौर पर। दुनिया में तिलोर की आबादी 1,10,000 बताई जाती है, इसलिए इसे नायाब करार देकर आलमी सतह पर तहफ्फुज़ दिया गया है और तिलोर के शिकार पर पाबंदी है। अरे जाफर बलोच साहब, आप भी ना कमाल करते हैं। अरे पाकिस्तान दुनिया में थोड़ी है। शहजादा मोहतरम का शौक सलामत परिंदों की क्या औकात है। सिर्फ इन परिंदों की आबादी के 2% को ही तो उन्होंने फड़काया है, वो भी विफाकी हुकूमत की इजाजत से। इजाजत देती भी क्यों ना, $1.5 अरब क्या याद नहीं आपको? एहसानों तले दबे गुलाम सजदा शुक्र बजा लाए होंगे कि मुक़द्दर की यावरी से उन्हें नमक हिलाली का ये नादिर मौका हाथ आया। हकीकत ये है कि खिदमत का जज्बा हम पाकिस्तानियों में कूट कूट कर भरा है। वफादारी का तो कुछ ना पूछें, ये सलाहियत हम में बदरजा आतम मौजूद है। बल्कि अपने आकाओं से वफादारी में हम उन बेजुबानों को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं जिनका नाम गाली तसव्वुर होता है, मगर वफादारी के लिए मिसालें इन्हीं की दी जाती हैं। ये तो परिंदे थे मोहतरम। कोई अगर इंसानों का शिकार करना चाहे तो खुदकुश हमलावर की सूरत ये सहूलत भी यहाँ मुयस्सर है। बस आप हमारी मुट्ठी गर्म करते रहें, फिर जहां चाहेंगे वहीं कयामतों का नुज़ूल होगा। गोया पाकिस्तान अब दुनिया के लिए ऐसा ही है जैसे आजादी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए हिंदुस्तान था। सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया। किसी को शक है तो रूस का जवाल देख ले। जंग किसी की थी, लड़ाई कहीं लड़ी जा रही थी, मगर डॉलर के नजारे ने जज्बा जहाद का ऐसा तड़का लगाया कि सुपर ताकत कहलाने वाला टुकड़े टुकड़े हो गया। अगर आपको अपने नजरियात की तरवीज करना है तो हमारे मदरसे हाजिर हैं। माल आपका, तरबियत हमारी, दोनों की बरकत से ऐसी पौध तैयार होगी कि आप अश करने पर मजबूर हो जाएंगे। मुजाहिदीन की ऐसी फसल तैयार होगी कि जहां चाहो जिससे चाहो लड़ा दो। जो पीठ दिखा जाए तो कहना। दुश्मन को निस्तो नाबूद करने में अगर किसी के जहाजों को दुश्वारी का सामना है तो गम न कीजिए, हमें हुक्म कीजिए। शमसी एयरबेस जैसे एयरपोर्टों का क्या हमने चार डालना है?
रूस की जासूसी तक करनी हो तो तैयारे यहां से उड़ाएं। बस वो आप जरा डॉलरों का ख्याल रखिएगा हुजूर। आफिया सिद्दीकी क्या है जिसे आप हुक्म करेंगे पाताल से पकड़ पकड़ कर आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर करेंगे। हाँ, रेमंड डेविस जैसे अगर पकड़े भी जाएं तो घबराइएगा नहीं, मक्खन से बाल की तरह ना निकाला तो नाम बदल दीजिएगा। यहां इंसान ही नहीं, इंसानों के स्पेयर पार्ट्स भी दस्तयाब हैं जनाब। गुर्दे नाकारा हो जाएं तो घबराइएगा नहीं, बिला खौफ खतर पाकिस्तान चले आइएगा। जिस उम्र का, खून के जिस ग्रुप का गुर्दा कहेंगे पेश कर दिया जाएगा। और हाँ, ऊंटों की रेस तो हम भूल ही गए हुजूर, जब जब शौक फरमाना चाहें हमारे बच्चे हाजिर हैं। दुनिया जो मर्जी कहे जनाबे वाला, आप परेशान ना होइएगा। आका का शौक सलामत के गुलामों के बच्चे किस मर्ज की दवा हैं। अब आप बताएं कि दुनिया को सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान से बेहतर कोई मुल्क मिल सकता है? जो कहीं नहीं मिलता वो पाकिस्तान में बिकता है। एयरपोर्ट भी, इंसान भी, इंसानों के आज़ा भी, वजीर भी, मुशीर भी, हुक्मरान भी, अवाम भी, सब बराए फरोख्त हैं। माल लगाएं, जो चाहे ले जाएं। बात करेंगे सीनियर सहाफी जनाब आरिफ हमीद से। आरिफ हमीद साहब, ये सोवरेनिटी, खुद मुख्तारी नाम की चीज क्या होती है? पाकिस्तान में तो नहीं मिल रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी आपने फरमा रहे थे कि बलूचिस्तान से किसी साहब ने लिखा कि तलोर का उन्होंने शिकार किया। देखिए, इधर तो पाकिस्तान में शिकार करने के जो सैकड़ों इंसान हाजिर हैं। ये तो उन शहजादों की मेहरबानी है कि 2-2.5 किलो का नायाब परिंदा तलोर जो कि इधर से गुजरता और अपनी खुराक पूरी करने के लिए रेगिस्तान के एरिया में बैठता है, तो इन्होंने उनको इजाज़त दे नहीं दी, बल्कि दावत दे के बुलाया गया, आए। मेरा यकीन है कि अगर सऊदी शहजादे हमारे हुक्मरान वक्त से सिर्फ इतनी गुजारिश करें कि मुझे इंसानों को मारने की ख्वाहिश है, तो लातादाद सैकड़ों हजारों इंसानों को उनके सामने बांध कर हाथों बेड़ियों से निशाना पक्का करने की इजाज़त दे दी जाएगी। पाकिस्तान में सबसे सस्ती चीज़ इंसान है। भाई, आपने परिंदों के मारने पर अफसोस कर रहे हैं, शुक्र करें कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने 5 टीवी एंकरों को मारना है, वो फलां खातून बड़ी अच्छी है, मैंने उनको मारना है। अगर पाकिस्तान में कोई नायाब चीज़ है तो कानून है, सच है, हकायक है। अगर पाकिस्तान में चीज़ों की फरावानी है, झूठ है, फ्रॉड है, करप्शन है, पाकिस्तान फॉर सेल है। आपको याद नहीं कि रहीम यार खां का खासा एरिया हमने उन्हें लीज पर दे दिया है, जहां सऊदी शहजादे तशरीफ लाते हैं और बेजुबान जानवरों, पवेदार परिंदों को रेगिस्तान में अपनी खुराक इकट्ठे करते हुए अपने खास मकसद के लिए शिकार करते हैं ताकि उनके जिस्मानी ताकत बढ़ सके। इस पे अफसोस का इजहार ना करें। अगर उन्होंने, हुक्मरानों ने हमें और आपको मारने की इजाजत नहीं दी तो ये हुक्मरानों का एहसानमंद है, मैं भी और आप भी। लेकिन अरे मीत साहब, वहां कानून तो यह है, आम आदमी आप या मैं जाएं तो शायद हम नहीं शिकार कर सकते। आखिर वो इतने डॉलर भी तो देते हैं, पाकिस्तान का इतना फायदा भी तो करते हैं, वरना ना जाने हमारा क्या हाल हो। यहाँ लोड शेडिंग इतनी ज्यादा हो जाए, बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो जाए, डॉलर पता नहीं कहाँ पहुंच जाए, तो हमारा इतना फायदा भी करते हैं, इतने उनके एहसानात हैं, तो बदला तो चुकाना पड़ेगा फिर। देखिए उसामा, बड़ा अफसोस है मुझे जिस कौम की गैरत भी बिक जाए। इस मुल्क में आपने कहा कानून है, बैन है, मैं कहता हूं कानून चंद खानदानों की लोंडी है। कानून एक टेस्ट क्रिकेटर इशारा काट दे तो वो गिरफ्तार हो जाता है। एक शहजादा आकर इंसानों को मार दे, रेमंड डेविस मार दे तो रातों रात उसको जहाज पे भेज दिया जाता है। कानून इधर पाकिस्तान में नायाब है, बल्कि आज मैं आपके टीवी समा की वसादत से गुजारिश करता हूं, कानून जहां भी है, जिधर भी है, तलाशे गुमशुदा पाकिस्तान में आ जाए, उसको चंद खानदानों की रखेल बना के रखा जाएगा, उसको अवाम के लिए नहीं करा जाएगा। अगर रोटी प्रॉब्लम है तो आपकी है, अगर गैरत बेचते हैं तो हुक्मरान बेचते हैं, ठीक है। आपको हुक्मरानों ने कई चांस दिए, आप खुदकशियां कर लें, आपको ये जिंदगी पसंद नहीं है तो उन्होंने तो आपको कभी नहीं रोका। इतनी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, इतनी ट्रेनें तेज जाती हैं, किसी के नीचे आ जाए। जहर भी इतना महंगा नहीं है, और कुछ नहीं तो शाहराग पे अपनी ब्लेड काट ले। इसमें क्या है यार, आबादी कम करने का एक तरीका है। अगर परिंदे वो कम कर रहे हैं तो इंसान हम मार देते हैं। इस मुल्क में इंसान अशरफ मखलूक नहीं है, सिर्फ चंद खानदान जो इनकी पाकिस्तान विरासत है, जिन्होंने पाकिस्तान को फार सेल रखा है। कभी पीएए बेच रहे हैं, कभी अपने इलाके बेच रहे हैं। आपको पता है शहजादे हमें वहां परमिट भी नहीं देते, हम उधर इंडिपेंडेंट बिजनेस भी नहीं कर सकते, लेकिन हमारे लिए उनकी जाने हाजिर है कि क्योंकि चंद कोड़ियों के दामों हमारी गैरत, हमारी इज्जत, हमारा वकार वो खरीद लेते हैं
और गुलामों के पास याद रखने सिर्फ हुक्म की तकमील होती है। गैरत अहमियत की बात की, रेमंड डेविस के मामले पर तो बड़े जलसे जुलूस होते रहे, बड़ी तकरीरें होती रहीं। इस तरह हमने कई मामलात में देखा है, गैर मुल्क यहां पर कोई बात करना चाहे तो बड़े जलसे जुलूस तो बड़े निकलते हैं, लोग निकलते हैं। देखिए, जलसे जुलूस से अब हुक्मरानों के कान पे जूं नहीं रेंगती। जलसे जुलूस कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, उनके गुबार होता है, कमरों में बंद होते हैं, सड़क पे आते हैं, नारे लगाते हैं, कोई पसीना बहाता है, कोई बेचारा बेहोश होकर गिर जाता है, थोड़ी देर बाद घर पे चले जाते हैं, उसके बाद फिर कोई एक और बड़ा इशू आ जाता है, उस पर हम बाहर आते हैं। हमारा ज़मीर भी मुर्दा हो चुका है। हमें अपने हक लेने का अब ये ज़मीर ही नहीं इजाज़त देता कि हम हक के लिए जदोजहद करें। याद रख लें, हम गुलाम हैं और गुलामों की ख्वाहिशें नहीं होती, वहाँ गुलामों की ज़रूरियात नहीं होती। अवाम सिर्फ हुक्म की तकमील के लिए गुलाम पैदा होता है और गुलाम ही मर जाता है। बहुत शुक्रिया आरिफ हमीद भट्टी साहब, ज़ियाकार सीनियर सहाफ़ी, आपने हमें वक्त दिया। जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। न्यूज़ आर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। कराची में सरकारी भत्ताखोरी हद से बढ़ गई। आटा मिल मालिकान ने भत्ताखोरी के खिलाफ हड़ताल कर दी। कराची में आटा कामयाब हो सकता है। रमजान मुबारक में भी 2 महीने बाकी हैं, मगर कराची वालों के रोजे परसों से शुरू होने वाले हैं। खबर यह है, पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल की वजह से 6000 टन आटा तैयार नहीं किया जा सका। फ्लावर मिलों की यह गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल सरकारी भत्ताखोरी के खिलाफ है, जिसमें कराची की 84 में से 81 मिलों ने हिस्सा लिया। आटे की व्यापारियों का कहना है कि इस हड़ताल के असरात बुध से सामने आने लगेंगे। मतलब यह है कि आने वाले दिनों में कराची में आटे का बहरान पैदा होगा। आटा ढूंढ के लाना जुए शीर लाने से कम हरगिज नहीं होगा। अगर मिलेगा भी तो महंगे दामों दस्तयाब होगा, जिससे कराची के शहरियों की जिंदगी अजीरन हो जाएगी। हड़ताल की वजह से फ्लावर मिलों में यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूर भी मुतासिर हुए हैं और खबरें यह हैं कि हजारों मजदूरों को बेरोजगारी का सामना होगा। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का मौक़िफ़ है कि सरकारी इदारों के एहलकारों की भत्ताखोरी से वो तंग आ गए हैं। अवामी मफाद में हड़ताल नहीं करना चाहते थे, लेकिन महकमा खुराक, पुलिस और महकमा एक्साइज के एहलकारों की भत्ताखोरी ने उन्हें हड़ताल पर जाने पर मजबूर कर दिया है। सरकारी इदारों से गंदम की खरीदारी के बाद हर मरहले पर भत्ताखोरी उन्हें कबूल नहीं। मिल्स मालिकान को सूबाई हुकूमत से गिला है कि दूसरे सूबों में 100 किलो की बोरी 3000 रुपए में मिलती है, मगर सिंध में फी बोरी कीमत 3125 रुपए है। कीमतों में यह तजाद भी इन्हें कबूल नहीं। हकीकत यह है कि सिंध हुकूमत ने इनके मसाइल हल ना किए तो कराची वालों की जिंदगी अजीरन होगी। आटे के लिए लाइनें लगानी पड़ेंगी, गरीब रोटी को तरसेंगे। सरकारी भत्ताखोरी अपनी जगह, मगर क्या मिल्स मालिकान अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए कोई और रास्ता इख्तियार नहीं कर सकते? इसी पर बात होगी। हाथ हैं पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन, सिंध सर्कल के चेयरमैन जनाब चौधरी मोहम्मद यूसुफ। चौधरी साहब, ये हड़ताल की वजह से तो लोग और परेशान हो जाएंगे, पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, आप आला हुकाम से बात क्यों नहीं करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असामा गाजी साहब, हम सबसे पहले चूँकि कारोबारी आदमी, हमने यही ट्राई किया था कि गवर्नमेंट से बात की जाए। मैं ज़ाती तौर पे अपना वफ़द 3 दफ़ा गवर्नमेंट के पास लेके जा चुका हूँ, लेकिन जब वहाँ से सुनवाई हुई नहीं है तो हमने आपके थ्रू आपका सहारा लिया, मीडिया का। कम से कम हमारी आवाज़ जो है बाला जो अफसरान हैं उन तक पहुंच सके। मैं आपसे ज़रूर ये अर्ज़ करना चाहता हूं, हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हर गरीब आदमी का जो हमें भी एहसास है, आपको भी एहसास है, इसलिए हम 3 दफ़ा गवर्नमेंट के पास गए। जब हमारी बात सुनी नहीं गई, हम सिर्फ़ और सिर्फ करप्शन के ख़िलाफ़ हैं ताकि एक आम गरीब आदमी को सस्ता आटा दस्तयाब हो। मैं इसकी मिसाल यूँ देना चाहता हूँ, आज से 20 दिन पहले ये गवर्नमेंट ने नहीं कहा था, हमने खुद हिस्ट्री में देखा जाए 5 रुपए फी केजी आटा कम कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान एक सोने की चिड़िया है, अल्लाह ताला ने सब चीज़ से नवाजा है, ख़ासकर गंदम से हमें नवाजा है। जो हम इस गवर्नमेंट के, मैं क्या आपको बताऊं कि ये रिश्वत के ख़िलाफ़ हम खड़े हुए हैं और कोई हमारा मुतालबा नहीं है ताकि आम आदमी को आटा सस्ता मिल सके। हमने एतवार को, कौन कौन आपसे रिश्वत मांगता है, किस किस को भत्ता देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, कितने देने पड़ते हैं? मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, पाकिस्तान पूरे में किसी किस्म की गंदम पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, आटे पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान एक है, कहीं गंदम पैदा होती है, कहीं नहीं होती। सूबा सिंध में गंदम कम पैदा होती है, सूबा पंजाब से हमें आती है। जब सूबा पंजाब से गंदम चलती है
उस पे भी रास्ते में चेक पोस्टें बना के वहाँ रिश्वत ली जाती है। सिंध से किसी जगह से गंदम लोड होती है, वहाँ से चेक पोस्टें बनाई हुई हैं, वहाँ से रिश्वत ली जाती है। हमारा सिर्फ एहतजाज जो है इस रिश्वत के ख़िलाफ़ है। ये रिश्वत जो देते हैं हम, ये एक आम आदमी ट्रांसफ़र होती है, आम आदमी को देनी पड़ती है। फ्लोर मिल मालकान भी आम आदमी से रिसीव करते हैं, लेकिन मेरी इल्तिजा है इस गवर्नमेंट को, ये रिश्वत ख़त्म करवा दें, हमारी जान छुड़वा दें, तो इंशाल्लाह ना तो कोई आटे का बोरान है। अगर वो जो रिश्वत है या आपको भत्ता कह लें, जो भी पैसे देने पड़ते हैं, आप गरीब आदमी से अगर वो वसूल करते हैं तो फिर तो झगड़ा खत्म हो गया। वो बेचारा तो पैसे दे रहा है, पिस रहा है, बस काम चलता रहे, फिर हुकूमत सुन नहीं रही। तो मैं बिल्कुल नहीं चलने देना चाहता हूं, मैं इसके खिलाफ खड़ा हूं आखिरी दम तक। अब हमने तहैया कर लिया है, पाकिस्तान को 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है सामा साहब। एक, नंबर 1 लॉ एंड ऑर्डर, नंबर 2 इंसाफ जो है वो। अगर खुदा ना खास्ता ये 2 चीज़ें, लॉ एंड ऑर्डर एंड रिश्वत, 2 चीज़ें हमें मिल जाएं, खुदा की कसम हम पेट पे पत्थर बांध के ये काम कर सकते हैं, पाकिस्तान को बुलंदियों पे लेके जा सकते हैं। लोगों को बांधने पड़ेंगे। अगर आपकी हड़ताल चलती रही तो लोगों का क्या होगा? तो हमें तो ये खबरें मिल रही हैं कि गंदम नहीं मिलेगी, आटा नायाब हो जाएगा। ऐसा मुमकिन है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी है तो लॉ एंड ऑर्डर की, कमी है तो मैनेजमेंट की कमी है। पूरे पाकिस्तान में अल्लाह के फजलो करम से बम्पर क्रॉप क्या है। आपकी हड़ताल से गंदम की सप्लाई पर, आटे की सप्लाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं जी, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। हमने सप्लाई पीर अतवार छुट्टी के दिन अपने दुकानदारों को ठीक सप्लाई दी है ताकि बोरान ना आए मंडी में, पूरी दुकानों में आटा दस्तयाब रहे। मैं अपने मिनिस्टर से दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी उनसे 1 to 1 6 महीने पहले मुलाकात हुई थी। उन्होंने एक ही बात कही थी, यूसुफ साहब हमने अवाम को आटा सस्ता देना, करप्शन खत्म करनी है। मैं उस एजेंडे पे काम कर रहा हूं, मैं उस एजेंडे पे खड़ा हूं आज भी, लेकिन मिनिस्टर साहब को भी चाहिए। वजीर साहब से मुलाकात हुई तो बात खत्म, उन्होंने आपको यकीन दहानी करवा दी, अब तो शिकायत नहीं होनी चाहिए। नहीं जी, मैं 6 महीने की पहले बात कर रहा हूं, लेकिन मैं उन पे बिल्कुल इत्मीनान, मेरा पूरा इत्मीनान है। वो ऑनेस्ट आदमी है, लेकिन उनका जो नीचे वाला तबका उनके काबू में नहीं आ रहा है। मेरी यही रिक्वेस्ट है, उनको भी देखें। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये रिश्वत या भत्ता आपसे नहीं मांगा जाएगा और ये हड़ताल जो है खत्म होगी ताकि लोगों तक आटे की सप्लाई मुमकिन हो सके। बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद साहब। वो कह रहे हैं कि वजीर साहब बड़े नेक आदमी हैं, बड़े शरीफ आदमी हैं, लेकिन उनका अमला उनकी नहीं सुनता, सारे पैसे मांगते हैं। देखते हैं इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। न्यूज़ आप देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरत और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।